हेलो गाइस। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग रेगुलेटरी बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कॉमन पेपर की यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत। और उसी कड़ी में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कंप्लीट किया। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण नियामक संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या जिसे हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी कहा जा सकता है। एनसीटी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और तो आइए गाइस समझते हैं कि एनसीटी क्या है और इसका क्या काम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले जब एनसीटी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखा है यहाँ पर कि दिस इज अपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनसीटी तो आपको बोलना है एनसीटी इज एपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया, अर्थात भारत में अध्यापक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था। अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी क्रियाकलाप, जो भी संस्थाएं, जो भी घटनाएं घटती हैं उनमें एनसीटी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये भारत में अध्यापक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली चीज रिकमेंडेशन किसने की इस समिति को बनाने की, यानी सबसे पहली चीज यानी सिफारिश। तो अगर हम रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो इसकी रिकमेंडेशन की थी कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने की सिफारिश पर यह संस्था बनी। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुई? एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो वो है 1973। स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर बात करें संविधिक संस्था कब बनी तो वो बनी 93-95 में, अर्थात जो एक्ट है वो 1993 में बना और 1995 में वो लागू हुआ। तो इसको संविधिक संस्था का जो दर्जा मिला 1993-95 में, यानी 93 में क्या बना, एक्ट हुआ, अर्थात इसका जो वर्तमान स्वरूप आया वो कब आया, 1995 में। तो 93 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर इसका विस्तार किया गया और 1995 में वो चीज जो है वो लागू हो गई। इसके जो चेयरमैन हैं वो है विनीत जोशी, जो आईएएस हैं। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है विनीत जोशी। तो यहाँ पर ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कई दफा एग्जाम में पूछा गया कि एनसीटी की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई। तो एनसीटी की स्थापना हुई कोठारी कमीशन, या जिसे हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं, 1964-66। क्लियर? 1964-66 में जब कोठारी कमीशन ने अध्यापक शिक्षा की मजबूती के लिए, अध्यापक शिक्षा के उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की बात की, तो फिर इसका जो गठन है वो 1973 में किया गया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अध्यापक शिक्षा में एक रिवोल्यूशंस के लिए, रिफॉर्मेशंस के एनसीटी को और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रासंगिक बनाने का सुझाव दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में 1993 में एनसीटी एक्ट बना और 1993 का एनसीटी एक्ट 1995 में एप्लीकेबल हुआ और फिर उस एक्ट के कारण 1995 में एनसीटी का जो है वर्तमान स्वरूप आया। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं वो है विनीत जोशी महोदय। चलिए, अब इस यानी 5 बातें हम लोगों ने जानी। पहली चीज तो ये है क्या, अपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन किसकी रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुई, कोठारी कमीशन। स्टैब्लिश कब हुई, 1973। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी यानी संविधिक संस्था कब बनी, 1993-95। 1993 का एक्ट 95 में लागू हुआ। वर्तमान स्वरूप कब आया, 95 में। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है वो है विनीत जोशी।
अब इसकी जो गठन पृष्ठभूमि है जरा उसको समझ लेते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है इसका, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुई, स्थापना कैसे हुई, क्यों कोठारी कमीशन ने इस तरह की बात कही। तो दूसरा पॉइंट हम लोग इसका समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड। तो गाइस इस बात का ध्यान रखें कि जो एनसीटी बनी ये प्रारंभ में स्वायत्त संस्था या एक ऑटोनॉमस एजेंसी नहीं थी। वर्तमान में ये ऑटोनॉमस है टीचर एजुकेशन को लेकर के, लेकिन जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 73 में तो ये ऑटोनॉमस नहीं थी। जब कोठारी आयोग ने 1964-66 में अध्यापक शिक्षा को लेकर के कई तरह के जो है वो सुझाव दिए, चाहे वो अध्यापक शिक्षा का 5 वर्षीय जो 5 सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे वो नॉर्मल स्कूल्स की बात हो, चाहे वो कम्युनिटी कॉलेज की बात हो, तमाम चीज़ें जो है वो अध्यापक शिक्षा को लेकर के, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण की बात हो, तमाम रिनोवेशन कोठारी कमीशन के द्वारा अध्यापक शिक्षा को लेकर के किए गए। उसी परिप्रेक्ष्य में कोठारी कमीशन ने अध्यापक शिक्षा के प्रशासन के लिए एक पृथक संस्था की बात करी कि हमें अध्यापक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से या स्कूली शिक्षा से पृथक मान करके इसको चलाना चाहिए, और इसको आइसोलेटेड किया, उन्होंने आइसोलेशन किया इस शिक्षा का विद्यालय शिक्षा के साथ या पार्ट जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से। तो जब कोठारी कमीशन ने अध्यापक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग करके एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र शिक्षा के रूप में बात कही, तो उसी कड़ी में विद्यालय शिक्षा के प्रशासन के लिए इस कमीशन ने एक स्वतंत्र निकाय की भी वकालत की, और उसी निकाय की संकल्पना को लेकर के 1973 में, चूंकि उस समय भारत युद्ध की विविधता से और युद्ध की तमाम परिस्थितियों को सामना कर रहा था, तो आर्थिक रूप से जब कमजोर था तो सरकार के पास बहुत सारी समस्याएं थी। उसी समस्या को दृष्टि रखते हुए तत्कालीन सरकार ने आयोग की जो सिफारिश थी कि हम इसको एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, हमको एक अध्यापक शिक्षा संस्थान चाहिए, टीचर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी चाहिए, वो ऑटोनॉमस नहीं किया, बल्कि उस समय जो देश की सबसे बड़ी शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था थी वो थी NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में हो चुकी थी। तो 1961 में जो स्थापित NCERT थी, उस NCERT की एक सहायक अंग के रूप में, उसकी एक बॉडी के रूप में, उसके एक पार्ट के रूप में जो है ये एनसीटी की स्थापना की गई। तो पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोठारी कमीशन की सिफारिश पर 1973 में जब इसकी स्थापना हुई 1973 में, तो स्थापना कैसे हुई थी, एज अ बॉडी ऑफ NCERT, और जो NCERT का मुख्यालय था, सचिवालय था, उसमें इसका ऑफिस बनाया गया। तो प्रारंभ में ये ऑटोनॉमस नहीं थी, किसके अंतर्गत संचालित होती थी, NCERT के अंतर्गत संचालित। कई दफा इसको लेकर के प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें कि प्रारंभ में NCT स्वायत्त संस्था नहीं थी, बल्कि प्रारंभ में जब 1973 में इसकी स्थापना हुई तो ये एक अंग के रूप, NCERT के एक अंग के रूप में काम करता था। फिर हुआ क्या कि जब NPE 1986 आया और उसने अध्यापक शिक्षा के जो है वो रिफॉर्मेशन के लिए NCT को और अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही, तो उसी कड़ी में इसकी सिफारिश पर क्या हुआ, NCTE एक्ट बना, पारित हुआ 1993 में। किसकी से, कोठारी कमीशन की सिफारिश पर यह घटना हुई। ये जो घटना घटी वो हुई कोठारी कमीशन की सिफारिश पर। तो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर 1973 में एज अ बॉडी ऑफ NCERT बना, और NP 1986 की सिफारिश पर NCT एक्ट 1993 पारित हुआ, और उसी की कड़ी में 1995 में इसका जो है वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आया।
इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, वर्तमान स्वरूप है, वो प्रकाश में आया। इतनी सी बात इसकी गठन पृष्ठभूमि में आपको ध्यान में रखनी है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो इसका गठन हुआ वो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर हुआ, लेकिन इसका जो संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ या इसका जो रिफॉर्मेशन हुआ वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर हुआ। और 1993 का जो एनसीटी एक्ट आया वो एनपी 1986 की रिकमेंडेशंस पर आया था, और 93 में एक्ट बनने के बाद उसको पारित होने में, लागू होने में काफी वक्त लगा, और 1995 में ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया, काम करने लगा। चलिए अब इसके बाद इसके रीजनल सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, तो एनसीटी के भी अपने रीजनल ऑफिसेस हैं। तो दूसरा फ्रैक्शन इसका देखते हैं, रीजनल ऑफिसेस। अब रीजनल ऑफिसेस कब खोले गए, इसको लेकर के भी प्रश्न है। 1995 में ध्यान रखें कि जब इसे संवैधानिक संस्था का एक ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी जब बनी है 1995 में, तो 1995 में ही इसके रीजनल सेंटर्स खोले गए या इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। और वो क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, जितने नाम, जैसे जब हमने यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय की बात की तो हमने कहा यूजीसी में 3 कैरेक्टर होते हैं और उसमें 2 टाइम्स यानी 6 उसके रीजनल ऑफिस थे, और उसका नाम हमने शॉर्टकट के तरीके से पढ़ा कि बीबीजीपिया के हाल। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जितने इसके लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो इसके 4 ही क्या है, रीजनल ऑफिसेस हैं। तो इसके रीजनल ऑफिसेस कितने हैं, 4 हैं, और उनको जोन वाइज जरा समझ लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ जोन है, ये हमारा साउथ जोन है, ये हमारा ईस्ट जोन है, और ये हमारा वेस्ट जोन है, और ये हमारा सेंट्रल है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम एचओ समझ लेते हैं, और ये है न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। अब आते हैं नॉर्थ जोन, यानी यहाँ पर है जयपुर। ईस्ट जोन का मतलब है भुवनेश्वर। वेस्ट जोन का मतलब है भोपाल, और साउथ जोन का मतलब है बैंगलोर। यहां पर तो अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो ये क्या है, JBB, यानी जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड बैंगलोर, यानी JBB आपको ध्यान में रखना है। और ये इसके क्या है, रीजनल सेंटर है। उत्तर प्रदेश जो है वो जयपुर यानी नॉर्थ रीजन में आता है। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और ये क्षेत्रीय कार्यालय डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के तहत खोले गए। तो 1995 में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत एनसीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए, जयपुर, बैंगलोर, भोपाल एंड भुवनेश्वर, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए, तो इसकी गठन पृष्ठभूमि और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को जानने के बाद हम चर्चा करते हैं इसके कार्यप्रणाली या इसके फंक्शंस के बारे में। तो जरा इसके फंक्शंस को समझते हैं कि काम क्या करती है। तो चूंकि इसका संबंध अध्यापक शिक्षा से है, तो जाहिर सी बात है इसके जो काम भी होंगे वो अध्यापक शिक्षा से ही जुड़े हुए होंगे। तो फंक्शंस के बारे में बात करें तो पहला फंक्शन अगर हम पढ़ें तो वो है डेवलप या डेवलप एंड कोऑर्डिनेट develop and coordinate system of teacher education throughout country।
यानी पूरे भारत में या पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के तंत्र का विकास और उसका समन्वय करना। दूसरी बात, एफिलिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी जितने भी अध्यापक शिक्षा से संस्थान जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीएड कॉलेजेस हो, बीटीसी कॉलेजेस हो, डीएलएड, बीएलएड, एमपीएड, बीपीएड, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान उनको मान्यता देना या उनको संबद्धता देना। तीसरा है मेंटेनेंस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अध्यापक शिक्षा के जो मानक और मापदंड है उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन रखना भी इसका काम है। चौथा इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ टीई, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का विकास करना, और जो लेटेस्ट है वो है 2009, ये जो काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में एनसीएफ-टीई कौन सा लागू है, तो वर्तमान में एनसीएफ-टीई 2009 लागू। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नए एनसीएफ-टीई की वकालत की और बहुत जल्द हमको अध्यापक शिक्षा का नया पाठ्यक्रम भी मिलेगा। पांचवा जो इसका काम है वो है ग्रेडिंग ऑफ टीईआईज। टीईआईज का मतलब आप यहां पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ टीईआईज अर्थात जैसे नैक क्या करती है, नैक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग करती, इसी तरीके से एनसीटी खुद अपनी जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ग्रेडिंग करा रही है, उनकी रैंकिंग करेगी, और उसके आधार पर हमको ये पता चलेगा कि भारत में अध्यापक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है। तो अब ग्रेडिंग सिस्टम चलेगा, और जो है ये टीआईज जो है वो ग्रेडिंग ऑफ टीआईज करा रही है। और वो ग्रेडिंग किस नाम से हो रही है, ग्रेडिंग जो हो रही है वो टेक-आर नाम से हो रही है। ये इनके प्रोग्राम का नाम है जो एनसीटी चला रही है। और इस प्रोग्राम में ध्यान रखेगा कि ये चार चीजों को कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी फिजिकल असेट्स को ये चीज जो है कंसीडर करेंगे, दूसरा एकेडमिक असेट्स को ये देखेंगे, तीसरा लर्निंग आउटकम्स को देखेंगे संस्थान के, और चौथा है टीचिंग लर्निंग क्वालिटी के बारे में। टीचिंग लर्निंग क्वालिटी, ये चार पिलर होंगे इनके मूल्यांकन के। तो अब एनसीटी के काम में एक काम और जुड़ गया है कि ये जितने भी अध्यापक शिक्षक संस्थान हैं, उन अध्यापक शिक्षक संस्थानों क्या क्या करेगी, मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी। तो प्रत्ययन के साथ उनका आकलन भी इसके साथ जुड़ गया। अभी तक केवल एनसीटी रेगुलेशन करती थी, एफिलिएशन करती थी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन अब एफिलिएशंस के साथ साथ उसकी क्या करेगी, वो ग्रेडिंग भी करेगी। और वो ग्रेडिंग के चार पिलर होंगे, और उस चार पिलर्स में यानी उनका जो भौतिक संसाधन है, उनके जो अकादमिक संसाधन है, उनका जो लर्निंग आउटकम्स है, और उनकी जो टीचिंग लर्निंग क्वालिटी है, इसको आधार मान करके ये सर्वे होगा। डेटा ले रही है एनसीटी, और उस डेटा के आधार पर जो देश के 100 और 10 श्रेष्ठ अध्यापक शिक्षा संस्थान होंगे, उनको एनसीटी क्या करेगी, प्रमोट भी करेगी, उनको तमाम तरीके की ग्रांट्स भी देगी, तमाम तरीके उनको सुविधाएं मिलेगी। और जो पुअर होंगे या जो डी ग्रेड पर आएंगे, ए बी सी डी 3 ग्रेड है इनके, तो जो डी ग्रेड होगा उसकी मान्यता कैंसिल की जाएगी, जो ए ग्रेड होंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और बी और सी को क्रमशः ए आने के लिए भी जो है वो इनकरेज किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो अब एनसीटी टेक-आर नाम से एक
नेशनल लेवल पर एक ग्रेडिंग करा रहे, एक सर्वे करा रहे, जिसके परिणाम के आधार पर हमें अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए देश के श्रेष्ठ संस्थानों की रैंक पता चलेगी, उनका जो है वो एक सूची प्राप्त होगी। तो मुख्य रूप से ये 5 काम है। अब उसमें मुख्य रूप से आपको क्या जोड़ना है? पहला काम है कि ये अध्यापक शिक्षा की देश में सर्वोच्च संस्था है। तो अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए जो भी शैक्षिक गतिविधियां होंगी, पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियां होंगी, कार्यक्रमों को, उनके प्रोग्राम्स डिजाइनिंग को लेकर के है, ये सारे काम एनसीटी करती है। मुख्य कामों में अध्यापक शिक्षा का पूरे देश में जो है विकास करना, अध्यापक शिक्षा के तंत्र को मजबूत करना, अध्यापक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति को सुनिश्चित करना। दूसरा है अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों को संबद्धता या मान्यता प्रदान करना। तीसरा है अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल का हो, चाहे वो डिग्री लेवल का हो, चाहे वो बैचलर लेवल का हो, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल का हो, चाहे वो प्री स्कूल एजुकेशन का हो, हर तरीके अध्यापक शिक्षा के यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हैं, उनका निर्माण करना, उनकी पाठचर्या को निर्मित करना। फिर अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, उनकी ग्रेडिंग करना, अध्यापक शिक्षा के जो मानक हैं, नॉर्म्स हैं, उनको डिसाइड करना। अब इन्हीं में से नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर टॉट रेशियो का, या जो इसका एक फैकल्टी कंपोजिशन होता है अध्यापक शिक्षा से जुड़ा हुआ। जैसे अगर हम बात करें कि पहले अध्यापक शिक्षा की जो मान्यताएं मिलती थी, उसमें एक यूनिट जो होती थी वो 100 स्टूडेंट की होती थी। और अब जो जस्टिस वर्मा कमेटी आई 2012-13 में, तो जस्टिस वर्मा कमेटी 12-13 में जिसके आधार पर बीएड एमएड का पाठ्यक्रम 2 वर्षीय हो गया, एमपीएड बीपीएड यानी अध्यापक शिक्षा के सारे कार्यक्रम 2 वर्षीय हो गया। उसी कड़ी में जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो है यूनिट का जो रिफॉर्मेशन है वो भी चेंज किया, और अब अध्यापक शिक्षा से जुड़ी हुई जो मान्यता होती है, उस मान्यता में एक यूनिट का मतलब होता है 50 विद्यार्थी, पहले एक यूनिट का मतलब होता था 100 विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूनिट कंपोजिशन या फैकल्टी कंपोजिशंस को लेकर के होता है कि अगर एक यूनिट है तो कम से कम कितने टीचर्स की जरूरत होगी। एक यूनिट का मतलब है कि 50 विद्यार्थी, तो 50 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए हमें कितने टीचर्स रखने होंगे न्यूनतम, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें एक हम फेज लेकर के चलते हैं नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में से। तो नॉर्म एंड स्टैंडर्ड में से जो क्वेश्चन पूछने वाला एरिया है, ऐसे तमाम नॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं कि इतने क्लासरूम चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, इतनी लाइब्रेरी चाहिए, इतनी बुक्स चाहिए, हमको उनसे संबंधित प्रश्न नहीं आने। लेकिन जो प्रश्न नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में से पूछा जाता है वो फैकल्टी कंपोजिशन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो उसको हमें यहाँ पर समझना है। चलिए, तो एक हम इसका चौथा सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फैकल्टी कंपोजिशन क्या है एनसीटी का वर्तमान में। तो चौथा सेक्शन हम देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैकल्टी कंपोजिशन। अब ये फैकल्टी कंपोजिशन हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमेटी, जो 2012-13 आगे पहले की क्लासेस में हमने जस्टिस वर्मा कमेटी को पढ़ा। तो जस्टिस वर्मा ने कहा कि पहली चीज तो जो है वो 1 यूनिट किसके इक्वल टू होगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, यानी जो अब एक यूनिट होगी वो होगी 50 विद्यार्थियों की। अब एक यूनिट में जो इनका फैकल्टी कंपोजिशन है वो है 7+1 अर्थात 8 का। अर्थात अगर आप एक यूनिट की मान्यता लिए हैं तो आपको 7 टीचर और एक विभाग आता है, अर्थात एक एचओडी और 7 टीचर चाहिए, अर्थात कुल 8 लोगों का स्टाफ आपको चाहिए अगर आपने एक यूनिट को चलाने का अर्थ 50 विद्यार्थियों का बीएड या एमएड लेवल पर एडमिशन लिया है। तो अब यूनिट कितने की, 50 स्टूडेंट्स की, और 50 स्टूडेंट्स के एक यूनिट्स के लिए कितना स्टाफ चाहिए, मिनिमम 8 लोग चाहिए, 7+1 7 टीचर्स एंड 1 एचओडी। लेकिन बहुत सारे संस्थानों ने 2 की यूनिट ली, 2 यूनिट का जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है
वो कहता है 16+1 अर्थात 70। ये ध्यान रखें कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि अगर आप 2 यूनिट अर्थात 100 विद्यार्थियों का एडमिशन लेंगे तो आपको कितने का स्टाफ चाहिए, 17 का, जिसमें 16 टीचर चाहिए और 1 विभागाध्यक्ष अर्थात कुल 17 अध्यापक आपको चाहिए 2 यूनिट का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए। तो ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैकल्टी कंपोजिशन। और ये जो कंपोजिशन आया है वो 2012-13 की जो वर्मा कमेटी है, जस्टिस वर्मा कमेटी है, उसकी सिफारिश पर आया है। क्योंकि आप जानते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी में अध्यापक शिक्षा के बारे में बहुत सारे जो है वो अमूल चूक बदलाव किए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा के सारे कार्यक्रम जो थे वो 1 वर्षीय से 2 वर्षीय हो गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने यूनिट का भी जो है स्ट्रक्चर, यूनिट का जो साइज है उसको भी कम किया। पहले जो यूनिट होती थी वो 100 की होती थी, अब जो यूनिट है वो 50 की है। तो 1 यूनिट में 8 टीचर चाहिए, 2 यूनिट्स के लिए 17 टीचर्स चाहिए, जिसमें से टीचर 16 और 1 विभागाध्यक्ष होगा। एक आखिरी चर्चा कर लेते हैं एनसीटी के बारे में कि इसके जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं, यानी एनसीटी कौन कौन से प्रोग्राम्स को संचालित करती है अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए। तो एक 5वां और आखिरी सेक्शन इसका देखते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। तो इसकी जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है या कोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला डीपीएससी अर्थात इसको हम कहेंगे डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है डीएलएड। डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर इसी तरीके से एक प्रोग्राम एनसीटी चलाती है बीएलएड। बीएलएड का मतलब है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर इसके बाद अगर ये प्रोग्राम जो चलाती है वो है बीएड। और बीएड कई तरीके का चलाती है। बीएड सिंपल बीएड चलाती है, फिर बीएड पार्ट टाइम भी चलाती है, और पार्ट टाइम वाला 3 इयर्स का है, और बीएड ओडीएल वाला भी चलाती है अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा ये 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलाती है। फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें हमने कहा कि बीए या बीकॉम या बीएससी के साथ बीएड यानी डुअल डिग्री प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसे आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा 2030 में शिक्षक नियुक्ति के लिए। इसके अलावा ये 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम भी चलाती है। बीएड प्लस एमएड प्रोग्राम भी चलाती है। इसके अलावा सामान्य एमएड प्रोग्राम भी चलता है। इसके अलावा एमपीएड प्रोग्राम भी चलता है, बीपीएड प्रोग्राम भी चलाती है, डीपीएड प्रोग्राम भी चलाती है। इसको मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन
तो ये क्या है, एनसीटी के रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, यानी वो प्री स्कूल यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से डिप्लोमा से लेकर के मास्टर लेवल तक, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन हो चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, तो तमाम ये एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है जिन्हें चलाती है, चाहे वो 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, चाहे वो 2 इयर्स के इंडिविजुअल बीएड एमएड प्रोग्राम हो। तो इंडिविजुअल एमएड है और इंटीग्रेटेड एमएड भी है। इंडिविजुअल बीएड है, बीएड में पार्ट टाइम बीएड भी है, बीएड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी है, बीएलएड भी है। और ध्यान रखें कि कभी कभी इनका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड का मतलब है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड का मतलब है बैचलर इन एजुकेशन, एमपीएड का मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये थे हमारे एनसीटी से मान्यता प्राप्त बहुत सारे कार्यक्रम। गाइस, इस पूरे के पूरे जो है इस एजेंसी के अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है जो सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है। पहली चीज तो ये अध्यापक शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा, इसकी स्थापना की सिफारिश कोठारी आयोग ने की, 73 में स्थापना हुई। दूसरा, इसके बदलाव और इसमें परिवर्तन और इसके सशक्तिकरण की जो सिफारिश है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की, और उसी कड़ी में 93 में एक्ट आया, 95 में लागू हुआ, और 95 में डिसेंट्रलाइजेशन के तहत इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः जयपुर, भोपाल, बेंगलोर और भुवनेश्वर में खोले गए। एक नई चीज इसमें जोड़ लेना है कि इसमें जो बदलाव आया, इसका जो फैकल्टी कंपोजिशन है, जो पाठ्यक्रमों में नया सुधार आया एनसीटी के, वो आया जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के आधार पर 2012-13 की जो समिति बनी थी। और जो फैकल्टी कंपोजिशन है उसमें जो एक यूनिट है वो 50 विद्यार्थियों की है, और एक यूनिट के लिए 8 का स्टाफ चाहिए, और 2 यूनिट के लिए 17 का स्टाफ कंपलसरी है। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, इससे संबंधित जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए गाइस, एक तीसरी एजेंसी की ओर बढ़ते हैं, एक तीसरी संस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और उसका नाम है एनसीईआरटी। चूंकि अभी जब हमने पढ़ा एनसीटी को तो हमने ये पढ़ा कि प्रारंभ में जो 73 में एनसीटी की स्थापना हुई, वो स्थापना हुई एक सहायक अंग के रूप में, एनसीईआरटी के एक पार्ट के रूप में। तो अब एनसीटी की जरा समझते हैं, एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी यानी इसको हम कह सकते हैं नेशनल काउंसिल of educational research and training, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो जरा आप समझते हैं कि ये क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्या है। तो सबसे पहले, जैसे अगर हमने कहा कि सबसे पहले उसके बारे में जान ले कि क्या है, तो ये है क्या एनसीईआरटी। दिस इज एपेक्स बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। कि भारत में विद्यालय शिक्षा एवं शोध, और किस स्तर का शोध, विद्यालय शिक्षा स्तर का शोध। तो ये सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध है स्कूल एजुकेशन से। तो भारत में जैसे हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा, तो यूजीसी क्या है, यूजीसी इज द अपेक्स बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन इन इंडिया। एनसीटी जब पढ़ा तो हमने कहा दिस इज अपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसी तरीके से जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी इज द अपेक्स बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। स्कूल एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं।
अब इसके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, इसके रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो पहली चीज इसकी स्थापना की जो रिकमेंडेशन है वो किसने की? सबसे पहले इसका रिकमेंडेशन या प्रपोजल किसने किया? तो रिकमेंडेशन किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सबसे पहले, या यूं कह ले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसके गठन की सिफारिश की। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, अगर हम इसको स्टैट्यूटरी संस्था की बात करें तो 1961 में ही इसको सीधे सीधे जो है वो शैक्षिक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बन गई थी। इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी इसकी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जिसे हम MHRD भी कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होगा? MHRD मिनिस्टर। MHRD मिनिस्टर था, जैसे रमेश पोखरियाल जी हैं तो वो उसके अध्यक्ष होंगे। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है वर्तमान में डॉक्टर हरुकेश सेनापति। हरुकेश सेनापति जो है वो इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ध्यान रखें कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो MHRD मिनिस्टर है। और जैसे आज समय में MHRD मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, तो वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्री होगा। 1961 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? तत्कालीन जो शिक्षा मंत्रालय था उसकी सिफारिश पर होती है। और इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, इसकी जो गार्जियन अभिभावक संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। और वहीं का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर होगा, MHRD मिनिस्टर होगा, वही इसका पदेन अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो है इसका एक चेयरमैन नियुक्त करता है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो हरुकेश सेनापति हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि ये NCERT है क्या? दिस इज अपेक्स बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर स्थापना हुई। ध्यान रखिए कि हर संस्था की स्थापना जो है, जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं, हर संस्था की स्थापना की सिफारिश या प्रपोजल किसी ने किया। जैसे जब हमने UGC पढ़ा तो हमने देखा कि राधाकृष्णन कमीशन ने उसकी सिफारिश की। जब NCT पढ़ा तो हमने कहा कि कोठारी कमीशन ने उसकी सिफारिश की। अब जब NCERT पढ़ रहे हैं तो हमने कहा शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की, क्योंकि सिफारिश को लेकर के प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए गाइस इस चीज को आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा कि कौन सी नियामक संस्था की स्थापना किस पर्टिकुलर आयोग या किस समिति की सिफारिश पर हुई है। 61 में स्थापना होती है। और फिर इसके बाद अब ये 61 में कैसे स्थापना हुई और शिक्षा मंत्रालय ने क्यों इस तरह की संस्था के बारे में बात की, क्यों इसको ध्यान रखें कि यहाँ पर अभी तक जो संस्थाएं आपने दो पढ़ी हैं उनमें संस्था का गठन और संस्था का संवैधानिक संस्था का जो दर्जा है वो अलग अलग प्राप्त हुआ। जैसे UGC पढ़ा तो उसमें 1953 में उसकी स्थापना होती है, लेकिन उसे संवैधानिक संस्था का जो दर्जा मिला वो दर्जा मिला 1956 में। ठीक इसी तरीके से जब NCERT आपने पढ़ा तो NCERT की स्थापना 1973 में होती है, लेकिन उसे संवैधानिक संस्था का जो दर्जा मिला वो 1993 में मिला। लेकिन अब NCERT के बारे में, NCERT की स्थापना होती है 1961 में, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कब कहा ये इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं है। और अगर इसका उल्लेख नहीं है तो क्या माना जाए, क्या 1961 में
इसे सीधे जो है वो एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। तो बिल्कुल सही गाइस, इसको प्रारंभ से ही ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी बना करके जो है वो तैयार किया गया था। अब वो 1961 में कैसे बनी, हालांकि 1963 में इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो रीजनल सेंटर्स था, वो खोले गए। तो 1973 में इसमें बदलाव आया, लेकिन 1961 में ही ये संवैधानिक संस्था का दर्जा इसे मिल चुका था। तो अब इसके गठन पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि 1961 यानी आजादी के समय के बाद का अगर हम बात करें तो राधाकृष्णन कमीशन बना था। फिर राधाकृष्णन कमीशन के बाद बना हमारा मुदालियर कमीशन 1952-53 में। तो 1948-49 का राधाकृष्णन कमीशन, 1952-53 का मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन जरूर विद्यालय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, लेकिन उस कालखंड में यानी आजादी के बाद 1947-48 से लेकर के 1960 तक बहुत सारे जो है वो राष्ट्रीय संस्थान खोले गए शिक्षा को लेकर के। और उस समय राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा को लेकर के हर एक, चाहे वो ऑडियो विजुअल के लिए हो, चाहे वो रिसर्च टेक्स्ट बुक रिसर्च के लिए हो, चाहे वो बेसिक एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हो, अध्यापक शिक्षा की हर शिक्षा के लिए एक अलग संस्थान थे। और जिसकी वजह से शिक्षा की जो है वो शिक्षा का जो प्रशासनिक जो कार्य होता था, जो प्रशासन और प्रबंधन था विद्यालय शिक्षा का भारत में, बहुत प्रभावित हो रहा था। उसमें कोई समन्वय और कोई गतिशीलता नहीं दिख रही थी। इसी कारण अबुल कलाम की अध्यक्षता में जब शिक्षा मंत्रालय बना, तो शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की जरूरत महसूस की कि हमें एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए स्कूल एजुकेशन की। और उस नोडल एजेंसी में जितने भी अलग अलग तमाम अध्यापक शिक्षा या स्कूल शिक्षा को लेकर के जितने भी संस्थान कार्यरत हैं, या जितनी भी संस्थाएं या जितनी भी एजेंसीज हैं, उन सब का विलय कर दिया जाए। तो एनसीईआरटी जो बनी 1961 में, वो एनसीईआरटी एक नई संस्था नहीं थी। हालांकि इस संस्था का नाम नया था, लेकिन ये जो संस्था जो बनी है वो उस समय की 7 संस्थाओं का आपस में विलय करके, एकीकरण करके बनाया गया और उसका नाम दिया गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लेकिन जो एनसीईआरटी का एग्जिस्टेंस है वो 7 नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस का आपस में एक इंटीग्रेशन था, और उस इंटीग्रेशन से ही जो है ये संस्था अस्तित्व में आई 1961 में। अब एग्जाम में वो जो कौन सी वो 7 संस्थाएं थी जिनका आपस में विलय करके, जिनका आपस में एकीकरण करके एनसीईआरटी बनाई गई, उसको लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर उसकी गठन पृष्ठभूमि की चर्चा करनी है। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड। तो गठन पृष्ठभूमि क्या है? गठन पृष्ठभूमि है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार से ये कहा कि हमें विद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विद्यालय शिक्षा से संबंधित जितने भी अलग अलग एजेंसीज हैं, जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में क्या कर लेना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए, आपस में उनका विलय कर देना चाहिए। और उस विलय से को मिला, यानी उन सभी को मिला करके एक संस्था रखनी चाहिए, ताकि उसका प्रशासन अच्छे से हो सके और वो अच्छे से काम कर सके। तो जब 1961 में ये बनी, तो इंटीग्रेशन किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 7 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स का। उस समय के राष्ट्रीय स्तर के जो 7 संस्थान थे, उन 7 संस्थानों का आपस में विलय करके एनसीईआरटी बनाई गई। और ध्यान रखें कि गाइस कि ये बहुत बार पूछा गया कि कितने संस्थानों को आपस में विलय करके संस्था बनी थी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलाकर के बनी थी। अब वो राष्ट्रीय स्तर के वो 7 संस्थान क्या हैं, इनके नाम भी बहुत जरूरी है जान लेना। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहला जो संस्थान है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसकी स्थापना होती है 1947 में। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च 1954। फिर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, चौथा जो इंस्टीट्यूट था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन 1956। पांचवा जो इंस्टीट्यूट था वो था नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर 1956। छठा जो इंस्टीट्यूट था वो था द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 1958। और सातवां और जो आखिरी संस्थान था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, जो उस समय टेक्नोलॉजी पर काम करता था 1959। तो गाइज ये 7 संस्थान थे, यानी ये 7 इंस्टीट्यूट्स थे जिनको आपस में मर्ज करके एनसीटी की स्थापना की गई, और इसको हमने हायरार्कल ऑर्डर में लिखा है। यानी एक 47 का है, 2 54 के हैं, 2 56 के हैं, एक 58 का है और एक 59 का है। तो हायरार्की ऑर्डर में है। और ये 7 संस्थान ये राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि आप देखिए सबके साथ या तो सेंट्रल वर्ड लगा है या नेशनल वर्ड लगा है। तो जो एनसीईआरटी बनी, चूंकि उस समय हर शिक्षा से, अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन काम करता था, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ऑडियो विजुअल एजुकेशन काम करता था, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर जो है सेकेंडरी एजुकेशन काम करता था, फंडामेंट बेसिक एजुकेशन के बाद तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन काम करता। तो इस तरीके से बुक्स पर या करिकुलम बनाने को लेकर के बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिसर्च काम करता था। तो इस तरीके से उस समय क्या था, अध्यापक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं, हर आयाम के लिए एक अलग संस्था थी और इसके कारण समन्वय का अभाव होता था, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। तो उस समस्या को ध्यान में रख करके उस समय के शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार से सिफारिश की कि हमें विद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विद्यालय शिक्षा से जुड़ी हुई जो तमाम संस्थाएं हैं और जिनकी संख्या उस समय 7 थी, इन सभी संस्थाओं को आपस में एकीकृत करके एक नई संस्था बनानी चाहिए। और उसी कड़ी में फिर 1961 में संसद में पारित एक कानून के द्वारा इन 7 संस्थाओं का अस्तित्व खत्म किया गया। ये संस्थाओं के ऑफिस वही थे, वो सब स्टाफ वही था, केवल पेपर इनको मर्ज करके हमने एनसीईआरटी की जो है वो स्थापना की। और 1961 में ये 1947 से लेकर के
59 तक के सारे संस्थानों का अस्तित्व खत्म हुआ और उनकी जगह, इन 7 की जगह पर निकल करके क्या आई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग निकल करके आई। और फिर बात 1961 के बाद 1963 में, यानी 2 वर्ष बाद इसमें तमाम जो है इसके संविधान में, इसके मूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसका वर्तमान स्वरूप आया। इसके तमाम जो 5 यहाँ पर वर्ड हैं और 5 ही इसके रीजनल सेंटर हैं। जैसे एनसीटी में 4 वर्ड थे तो 4 रीजनल सेंटर थे, यहाँ पर 5 वर्ड है तो 5 इसके रीजनल सेंटर हैं। लेकिन वो 5 रीजनल सेंटर कौन है, ये आगे की वीडियो में। आज इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने फीडबैक के द्वारा, लाइक के द्वारा हमें ज़रूर सूचित करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।